हेलो गाइस, आज देखेंगे बायोलॉजी नायक बैच जो RW पर साइंस की करवाई गई थी, वो भावना मैडम द्वारा। तो आज देखेंगे क्लास 1 जीव विज्ञान का परिचय यानी बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। यह मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है बायोस, इसका अर्थ होता है सजीव। सजीव। और दूसरा है लोगोस। इसका अर्थ होता है अध्ययन। दूसरा शब्द होता है लोगोस, इसका अर्थ होता है अध्ययन। तो परिभाषा देखते हैं। सजीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। तब आगे देखते हैं जीवों के विभिन्न प्रकार। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के सजीवों का अध्ययन करते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ये सूक्ष्मजीव होते हैं जो लगभग हर वातावरण में पाए जाते हैं। दूसरा है प्रोटोजोआ। जैसे कि अमीबा, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। फिर अगला देखते हैं कवक। ये अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे मशरूम या ब्रेड मोल्ड। कवक ये अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे मशरूम या ब्रेड मोल्ड। फिर शैवाल देखते हैं। शैवाल ये अक्सर पानी में पाए जाने वाले स्वपोषी जीव है। फिर आगे देखते हैं, 5वें नंबर पे पौधे ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर जंतु के बारे में देखते हैं। एनिमल, इस श्रेणी में मनुष्य और अन्य सभी जानवर आते हैं। जंतु यानी एनिमल, इस श्रेणी में मनुष्य और अन्य सभी जानवर आते हैं। अब विषाणु के बारे में देखते हैं। यदि यह PDF आपको अच्छी लगे तो मात्र 49 रुपये में मिलेगी। ओनली 49 रुपये में, जो कि पूरे वीडियो अपलोड होने के बाद। तो चलो आगे देखते हैं। विषाणु यानी वायरस। इसे सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। विषाणु को इसे सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। किसे? विषाणु को कहा जाता है सजीवों तथा निर्जीव के बीच की कड़ी। ऐसा क्यों कहते हैं, देखते हैं। क्योंकि जब विषाणु शरीर के बाहर होता है तो वह एक निर्जीव कण की तरह व्यवहार करता है, लेकिन जैसे ही वह किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आता है तो वह सक्रिय हो जाता है और प्रजनन करने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब विषाणु शरीर के बाहर होता है तो वह एक निर्जीव कण की तरह व्यवहार करता है, लेकिन जैसे ही वह किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आता है वह सक्रिय हो जाता है और प्रजनन करने लगता है। जीव विज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। फिर आगे देखते हैं जीव विज्ञान शब्द बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों द्वारा 1801 में किया गया था। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों द्वारा 1801 में किया गया था। फिर आगे देखते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वो देखते हैं। ये नायक बैच में थे।
मैम ने करवाए थे वो देखते हैं। सब्जेक्ट का नाम, सॉरी, टॉपिक का नाम प्रमुख वैज्ञानिक, प्रमुख शाखाएं, कोशिका, पोषण, रोग, मानव शरीर, ऊतक, जैव विकास। फिर आगे हैं वर्गीकरण और पारिस्थितिकी। फिर अलग टॉपिक आगे टॉपिक है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी इसमें जीन्स, वंशागति और विभिन्न आनुवंशिकी नियमों का अध्ययन करेंगे। फिर आगे देखते हैं पौधों का वर्गीकरण, प्लांट क्लासिफिकेशन। पादप जगत को अलग अलग समूह जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा आदि में बांटने का अध्ययन करेंगे। फिर 13वें नंबर का है पौधों की आकारिकी, पौधों की बाहरी संरचना जैसे जड़, तना, पत्ती और फूलों का अध्ययन। फिर 14 नंबर का टॉपिक पढ़ेंगे पौधों के हार्मोन और ऊतक, पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन और उनके शरीर में मौजूद विभिन्न प्रकार के ऊतकों की जानकारी आदि पढ़ेंगे। तो फिर पहला देखते हैं प्रमुख वैज्ञानिक। प्रमुख वैज्ञानिक के बारे में देखते हैं, लेमार्क के बारे में देखते हैं। लेमार्क एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक थे। उनसे संबंधित मुख्य बिंदु आगे देखेंगे। लेमार्क एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक थे। फिर आगे देखते हैं हम सिद्धांत, अंग्रेजी में ये थोड़ा अंग्रेजी वाले इसको देखें, हिंदी वाले इसको देखेंगे। सिद्धांत देखते हैं हिंदी में, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था लेमार्क ने। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत सरल अर्थ में देखें तो इस सिद्धांत के अनुसार जीव अपने जीवन काल में जो लक्षण विकसित करते हैं वे उनकी अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। जैसे जिराफ की गर्दन का लंबा होना, सरल अर्थ में इस सिद्धांत के अनुसार जीव अपने जीवन काल में जो लक्षण विकसित करते हैं वे उनकी अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। जैसे जिराफ की गर्दन का लंबा होना। कौन सी बुक है? बुक में लिखा है फिलोसॉफी जूलॉजिक बुक है, फिलोसॉफी जूलॉजिक। यह पुस्तक 1809 में प्रकाशित हुई थी। फिलोसॉफी जूलॉजिक पुस्तक 1809 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने विकासवाद के सिद्धांत को विस्तार से समझाया था। ऐसी पीडीएफ यदि चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। मात्र 50 रुपये में मिल जाएगी पूरे वीडियो अपलोड होने के बाद। जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, यानी वैज्ञानिक ही चल रहे हैं। अरस्तु के बारे में देखते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान के क्षेत्र में उनके महान योगदान के कारण 2 महत्वपूर्ण उपाधियां दी गई। अरस्तु को जीव विज्ञान के क्षेत्र में उनके महान योगदान के कारण 2 महत्वपूर्ण उपाधियां दी गई। जीव विज्ञान के पिता की उपाधि और जंतु विज्ञान के पिता। तो जीव विज्ञान के पिता उन्होंने सबसे पहले पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पहलुओं का व्यवस्थित अध्ययन किया। जीव विज्ञान के पिता उन्होंने सबसे पहले पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पहलुओं का व्यवस्थित अध्ययन किया। फिर आगे देखते हैं जंतु विज्ञान के पिता उन्होंने जंतुओं के वर्गीकरण और उनके स्वभाव पर गहरा शोध किया। पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमेलियम, प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलिया। इस किताब में उन्होंने लगभग 500 जंतुओं की संरचना और उनके वर्गीकरण का वर्णन किया है। जंतु विज्ञान के पिता उन्होंने जंतुओं के यानी किसके बारे में बात चल रही? अरस्तु के बारे में। उन्होंने जंतुओं के वर्गीकरण और उनके स्वभाव पर गहरा शोध किया। प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमेलियम। इस किताब में उन्होंने लगभग 500 जंतुओं की संरचना और उनके वर्गीकरण का वर्णन किया। जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं देखते हैं, ये बीच में आ गया तो देख लेते हैं। जीव विज्ञान को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, यानी जूलॉजी और बॉटनी।
तो जंतु विज्ञान, इसके अंतर्गत जंतुओं और मानवों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान में इसके अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। अब हुए थियोफ्रेस्टस के बारे में। थियोफ्रेस्टस के बारे में देखते हैं। थियोफ्रेस्टस के बारे में, वनस्पति विज्ञान के पिता। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस अरस्तु के शिष्य थे। थियोफ्रेस्टस अरस्तु के शिष्य थियोफ्रेस्टस थे। उन्होंने पौधों के प्रकार, उनके जीवन चक्र और औषधीय गुणों के बारे में विस्तार से बताया है। थियोफ्रेस्टस अरस्तु के विषय थे। उन्होंने पौधों के प्रकार, उनके जीवन चक्र और औषधीय गुणों के बारे में विस्तार से बताया है। प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। इस पुस्तक में उन्होंने सैकड़ों पौधों को प्रजातियों का वैज्ञानिक वर्णन किया है। थियोफ्रेस्टस की प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरियम। इस पुस्तक में उन्होंने सैकड़ों पौधों की प्रजातियों का वैज्ञानिक वर्णन किया है। अब देखते हैं वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के बारे में देखते हैं। आधुनिक जीव विज्ञान के पिता, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। डार्विन को उनके विकासवाद के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। डार्विन को उनके विकासवाद के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। उन्होंने यह समझाया कि जीव समय के साथ कैसे बदलते हैं और प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया कैसे काम करती है। आधुनिक जीव विज्ञान के पिता चार्ल्स डार्विन को उनके विकासवाद के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। उन्होंने यह समझाया है कि जीव समय के साथ कैसे बदलते हैं और प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया कैसे काम करती है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में देखेंगे अब। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्हें सूक्ष्मजीविकी के पिता कहा जाता है। किसे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्मजीविकी के पिता कहा जाता है। प्रमुख खोज की है आरबीसी की खोज। इन्होंने ही सबसे पहले लाल रक्त कोशिकाओं को देखा था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने आरबीसी की खोज, उन्होंने ही सबसे पहले लाल रक्त कोशिकाओं को देखा था। फिर जीवाणु की भी खोज की थी। बैक्टीरियो की खोज का श्रेय इन्हें ही जाता है। जीवाणु की खोज, बैक्टीरियो की खोज का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में हुई थी। जीवित कोशिका की खोज 1674 में हुई थी। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोजी थी, लेकिन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका की खोज की थी, जो 1674 में हुई थी। जीवित कोशिका की खोज 1674 में हुई थी और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, लेकिन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका की खोज की। अब आगे देखते हैं शुक्राणु कोशिका की खोज। शुक्राणु कोशिका की खोज, इन्होंने शुक्राणु कोशिकाओं का भी अध्ययन और खोज की। ल्यूवेनहॉक ने शुक्राणु कोशिका की खोज, इन्होंने शुक्राणु कोशिकाओं का भी अध्ययन और खोज की। अब आगे देखते हैं कैरोलस लिनियस के बारे में। कैरोलस लिनियस के बारे में, इन्हें आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। इन्हें आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है कैरोलस लिनियस को। अन्य उपलब्धियां इनको दी गई हैं। वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकरण के पिता। जीवों को क्रमबद्ध तरीके से बांटने की शुरुआत इन्होंने की। जीवों को क्रमबद्ध तरीके से बांटने की शुरुआत इन्होंने की। वर्गीकीय के पिता। वर्गीकीय के पिता भी कहा जाता है। टेक्सोनोमी, विज्ञान की वह शाखा जो जीवों के नामकरण और वर्गीकरण से जुड़ी है। वर्गीकी के पिता। टेक्सोनोमी, विज्ञान की वह शाखा जो जीवों के नामकरण और वर्गीकरण से जुड़ी है। दो जगत वर्गीकरण देखते हैं। दो किंगडम क्लासिफिकेशन। दो जगत वर्गीकरण, इन्होंने जीवों को दो मुख्य जगतों और एनिमल यानी जंतु में बांटा है। इन्होंने
दो जगत वर्गीकरण। इन्होंने जीवों को दो मुख्य जगतों प्लांट और एनिमल में बांटा है। पहला है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति जीवों को वैज्ञानिक नाम देने की पद्धति, जैसे होमो सेपियंस इन्हीं की देन है। द्विनाम पद्धति जीवों को वैज्ञानिक नाम देने की पद्धति, जैसे होमो सेपियंस इन्हीं की देन है। फिर त्रिजगत वर्गीकरण। त्रिजगत वर्गीकरण यह अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया था। त्रिजगत वर्गीकरण यह अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया था। फिर अगला वैज्ञानिक है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के बारे में देखेंगे। चार्ल्स डार्विन डार्विन को उनके विकासवाद के सिद्धांत के लिए विश्व भर में जाना जाता है। डार्विन को उनके विकासवाद के सिद्धांत के लिए विश्व भर में जाना जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक प्रजातियों का विकास यानी ऑन द ऑर्गन ऑफ स्पीशीज, प्रजातियों का विकास, यह विज्ञान की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, प्रजातियों का विकास, यह विज्ञान की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक है। प्रमुख सिद्धांत यानी थ्योरी देखते हैं। विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या डेवलपमेंट। विकासवाद का सिद्धांत यह बताता है कि जीव समय के साथ कैसे बदलते हैं। विकासवाद का सिद्धांत यह बताता है कि जीव समय के साथ कैसे बदलते हैं। प्राकृतिक वर्ण, प्रकृति उन्हीं को चुनती है जो वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। प्रकृति वर्ण, प्रकृति उन्हीं को चुनती है जो वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन बना था। बैक्टीरिया जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, यह वर्क था। बैक्टीरिया जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। यदि यह PDF पसंद आए तो मात्र 50 रुपये मिलेगी, जो यूट्यूब पे डेली वीडियो अपलोड होंगे। अब नेक्स्ट 1 मिनट। अब क्लास 2 कल।